नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आर्य स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ एजे में। और इसमें आज हम देखेंगे आपके वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट। इसको भरते हैं, कैसे इसको फिल करते हैं, ये हम जानेंगे। और ये विषय पर्यावरण के लिए है और इसका माध्यम हिंदी है। हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए यह वर्कशीट है। इसमें हम जानते हैं कि वर्कशीट कैसे भरी जाती है आपकी परीक्षा में। और यह खंड अ का है। इसके बाद हम खंड ब भी इसका देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ आपको विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं कि निम्नांकित जानकारी अनिवार्यतः भरें और दिए गए स्थान पर उत्तर आपको लिखना है। तो यहाँ पे विद्यार्थी अपना अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे पिता का नाम लिखेंगे, इसके बाद इस रिक्त स्थान में शाला का नाम लिखेंगे और यहाँ पे आपकी कक्षा लिखेंगे जो कक्षा तीसरी है। इसके बाद हम देखते हैं आगे कि आपकी वर्कशीट में क्या दिए गए हैं और इसके प्रश्नों को हम हल करते हैं। यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपने किस प्रकार कौन से प्रश्न का जवाब सही दिया है। तो आइए सबसे पहले हम पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें आपके सामने पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें से प्रश्न क्रमांक 1 से आपको 10 तक इसमें दिया गया है। तो आइए हम प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। इसमें है, इनमें से किस समूह के पेड़ों की पत्तियां आकार और रंग में लगभग एक समान दिखाई देती हैं। तो देखिए, आम और बरगद अलग अलग होती हैं, है ना। आम की पत्ती अलग होती है, बरगद की अलग। इसमें नींबू और गुलाब भी अलग अलग होते हैं। तीसरा है नीम और पीपल, ये भी अलग अलग होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा अपना। तो इसमें हमारा सही क्या होगा, इमली और बबूल। इमली और बबूल आपका ये सही उत्तर होगा। तो आपको यहाँ पे उत्तर के सामने लिखना है डी नंबर लिख के, इमली और बबूल लिखना है। डी नंबर इसलिए क्योंकि यह डी नंबर में है और यहाँ आपको इमली और बबूल लिख देना है। इसी प्रकार आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा है आपको, पीने के पानी को निकालने के लिए किस बर्तन का उपयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन है आपके सामने, हैंडल वाले, बिना हैंडल वाले, सी नंबर है ग्लास और डी नंबर है कटोरी। तो हम कटोरी का उपयोग भी नहीं करते, बिना हैंडल वाले बर्तन का भी उपयोग नहीं करना चाहिए, ग्लास का भी नहीं करना चाहिए। हमें किसका करना चाहिए, हैंडल वाले बर्तन हमारे लिए सबसे उपयोगी होंगे। तो आपको उत्तर में ए नंबर लिखकर हैंडल वाले लिख देना है, ये आपका सही उत्तर होगा। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि आपके भाई का आपके चाचा से क्या रिश्ता होगा। तो देखिए, भाई का भी नहीं होगा, है ना, भांजा भी नहीं होगा, मामा भी नहीं होगा, तो क्या होगा, भतीजे का रिश्ता होगा। भतीजा आपका सही उत्तर होगा। तो वैसे ही आपको उत्तर में भतीजा लिख देना है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आप और आपकी दादी सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा। तो इसमें ऑप्शन है आपकी दादी, तो ये गलत हो जाएगा। आप, ये भी सॉरी, इसमें आप जो है सही आंसर यही होगा, क्योंकि आप क्या, बच्चे फुर्तीले होते हैं ना, जल्दी सीढ़ी चढ़ जाते हैं, तो ये आपका सही उत्तर होगा। इसमें पांचवा प्रश्न है, रीता ने अचार की शीशी गिरा दिया, उसकी मम्मी का चेहरा किस प्रकार होगा। अब आपको यहाँ चेहरा देख के पहचानना है कि किस प्रकार का होगा, है ना। ये आपके सामने कुछ चेहरे दिए गए हैं, इनको देख के आप बताइए कि उनका चेहरा किस प्रकार का होगा। तो देखो, ये तो सोने वाला है, ये भी नहीं होगा, है ना। ये हंसने मुस्कुराने वाला है। अब अचार की शीशी गिर गई तो हंसेंगे मुस्कुराएंगी तो नहीं, है ना। ये रोने वाला है तो वो क्यों रोएंगी, तो ये गुस्से वाला चेहरा उनका होगा, है ना। सी नंबर कौन सा होगा, सी नंबर गुस्से वाला चेहरा होगा। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न छठवां क्या दिया है इसमें कि रोटी बनाने में सहायक उपकरणों का सही समूह कौन सा है ना। देखिए, ऑप्शन क्या क्या है आपके पास। ए नंबर है चकली, बेलन, तवा। बी नंबर है तपेली, कढ़ाई, चम्मच। तो कढ़ाई से भी रोटी नहीं बनती, है ना। चम्मच से भी नहीं बनती, थाली से भी नहीं बनती, बाल्टी से भी नहीं, भगोनी से भी नहीं बनती। सी नंबर में है कढ़ाई, भगोनी, कटोरी, इनसे भी नहीं बनती, है ना। क्या चाहिए, चकली चाहिए, बेलन चाहिए और तवा चाहिए रोटी बनाने के लिए, आप सभी जानते हैं। तो आपका ए नंबर का उत्तर सही होगा और उत्तर में आप चकला, बेलन और तवा लिख देंगे, ए नंबर, है ना। इसके बाद हम सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न दिया गया है आपको, ब्रेल लिपि कागज पर किस प्रकार पढ़ी जाती है। तो ब्रेल लिपि देखिए, ए नंबर दिया है देखकर, बी नंबर सुनकर, सी नंबर छूकर और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो ए नंबर भी गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्रेल लिपि को सभी जानते हैं छूकर पढ़ा जाता है। ये उन लोगों, दिव्यांग लोगों के लिए होती है जो देख नहीं सकते, उन लोगों के लिए यह लिपि बनाई गई है। आठवां प्रश्न देखते हैं हम, कुश्ती के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो कुश्ती के खेल में 2 खिलाड़ी होते हैं, इसका आंसर 2 सही हो जाएगा। सभी को उत्तर में 2 लिखना है। इसके बाद देखते हैं, नौवां प्रश्न देखते हैं कि पक्षी घोंसला किस लिए बनाते हैं। तो किस लिए बनाते हैं, समूहीकरण है तो समूहीकरण के लिए भी नहीं बनाते हैं ना, तो ये बनाते हैं अंडे देने के लिए। जब पक्षियों को अंडे देना होता है तो वो अपना घोंसला बनाते हैं।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडे देना। इसके बाद 10वां प्रश्न देखते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे गांव मिलने से किसका निर्माण होता है? तो देखो, कार्यालय का निर्माण भी नहीं होता, खेल का मैदान भी नहीं होता है ना, घर का निर्माण भी नहीं होता, किसका होता है? विकासखंड का। तो आपका यहाँ विकासखंड उत्तर सही हो जाएगा, आपको उत्तर में विकासखंड लिखना है। इसके बाद हम लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से 20 तक देखेंगे। तो ये आ गया आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें 11वां प्रश्न है आपका कि वर्ग पहली में जल स्रोतों के नाम ढूंढकर लिखिए। तो देखिए, सबसे पहले ये आपका एक बावड़ी बन जाएगा, है ना, बावड़ी बन गया, है ना। फिर क्या हो जाएगा? फिर आगे देखिए क्या हो सकता है। देखिए तालाब हो गया, है ना, तालाब हो गया। फिर देखिए अगला कहाँ है, ये देखो, ये झरना भी हो गया, झरना भी आपका क्या है? जल स्रोत है। इसी प्रकार से आपको और भी प्रश्न ढूंढने हैं ना। ये देखो, ये कुआं लिखा हुआ है, तो कुआं भी आपको यहाँ पे लिखना है ना। ऐसे ही ये देखो नहर लिखा है, नहर लिखना है बच्चों। फिर क्या हो गया? ये नदी भी बनेगी आपकी, है ना। फिर ये तालाब। तो इस प्रकार से आपको यहाँ कुछ जल स्रोतों के नाम दिए गए हैं। इस वर्ग पहेली में आपको छांट कर लिखना है कि कौन कौन से जल स्रोत यहाँ दिए गए हैं। इसके बाद हम 12वां प्रश्न देखते हैं कि दिए गए पिरामिड में निम्न में से उच्च स्तर की ओर इसको भरना है। निम्न से उच्च स्तर की ओर भरना है ना। ये जो होता है ना, ये क्या कहलाता है? ये पिरामिड कहलाता है। तो इसमें हमको नीचे से ऊपर की ओर भरना है। सबसे पहले नीचे स्तर में क्या आता है देखो, तो सबसे पहले आपके निचले स्तर में आता है मोहल्ला वार्ड, है ना। उस मोहल्ला के बाद क्या आएगा? गाँव आएगा। गाँव के बाद देखिए आप क्या आएगा? विकासखंड तहसील, तो विकासखंड तहसील लिख देंगे। उसके बाद क्या आएगा? जिला आएगा, तो यहाँ पर जिला लिख देंगे। और जिला के बाद उससे बड़ा क्या होता है? प्रदेश, सबसे बड़ा। तो ये आपका एक पिरामिड बन जाएगा, समझ गए। इसके बाद देखिए 13वां प्रश्न देखते हैं कि आपके अपने घर के सदस्यों के साथ रिश्तों के नाम लिखिए, है ना। यहाँ पे आपको दिया है पापा की बहन, तो पापा की बहन को क्या बोलते हैं? बुआ बोलते हैं, तो आपको यहाँ पे बुआ लिखना है। फिर पापा के पिताजी को क्या बोलते हैं हम? दादाजी, तो आपको यहाँ पे दादाजी लिखना है। फिर मम्मी के भाई को क्या बोलेंगे? मामा जी, तो आपको यहाँ पे मामा जी लिखना है खालिस्तान में। फिर पापा के छोटे भाई को क्या बोलते हो आप? चाचा जी, तो आपको खालिस्तान में चाचा जी लिखना है। मम्मी की बहन को क्या बोलते हो? मौसी, तो आपको खालिस्तान में मौसी लिखना है। इस प्रकार से आपका ये 13वां प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। इसमें क्या दिया गया है कि दी गई तालिका में उचित शब्दों को भरकर पूरा करिए, है ना। एक तरफ आपको क्या दिया है? यहाँ जानवरों के नाम दिया है, दूसरी तरफ दिया है क्यों पालते हैं। तो देखिए सबसे पहला नाम है कुत्ता, क्यों पालते हैं? तो घर की सुरक्षा के लिए भी पालते हैं ना, कुछ लोग शौक के लिए भी पालते हैं। दूसरा है गाय, गाय क्यों पालते हैं? दूध के लिए, है ना, गाय के गोबर से खाद होता है। ऐसी बहुत सारी बहुत सारे आवश्यकताएं होती है ना, बहुत सारे उचित उनके लाभ होते हैं, तो इसलिए इनको पाला जाता है। तो हम लिख दिए यहाँ पे दूध के लिए, है ना। फिर बैल को क्यों पालते हैं? खेती के लिए, है ना, उसके गोबर से खेत में खाद होता है, इसलिए भी पाला जाता है। तो ऐसे बहुत सारी आवश्यकताएं होती है। मुर्गी क्यों पालते हैं? बेचने के लिए या व्यवसाय के लिए, है ना, कुछ लोग मुर्गी पालन करते हैं व्यवसाय के लिए, तो ये फिर इसके बाद है बकरी क्यों पालते हैं? दूध के लिए, ये भी व्यवसाय के काम आती है, व्यवसाय के लिए, है ना, या इससे खाद भी होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको लिखना है कि इनका उपयोग क्यों किया जाता है। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में क्या दिया गया है कि नीचे दिए गए चित्र में बताए गए लोगों के काम लिखिए जो हमारी मदद करते हैं हमारे घर के निर्माण में, है ना। तो सबसे पहले यहाँ क्या नाम है? मजदूर है ना। मजदूर क्या काम करते हैं? तो देखिए मजदूर के लिख दिए मजदूरी करते हैं। फिर क्या है? माली, तो माली का लिख दिए कि बगीचों की देखरेख करते हैं, है ना। फिर क्या है यहाँ? पुताई वाला क्या करता है? तो दीवारों की पुताई करता है घर की, तो उसका लिख दिए यहाँ पे। फिर क्या है? बिजली वाला क्या करता है? ये बिजली देता है, बिजली सप्लाई करता है ना। बढ़ई क्या करता है? फर्नीचर बनाता है, तो यहाँ फर्नीचर बनाता है लिख दिए। फिर मजदूर का लिख दिए मजदूरी करता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे नाम लिखना है। तो ये आपका 15वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं 16वें प्रश्न पे, और 16वां प्रश्न देखते हैं कि दिए गए सारणी में आपके पसंद के खेलों के नाम तथा उनमें खिलाड़ियों की संख्या लिखनी है। तो आप कौन कौन सा खेल पसंद करते हैं? सब अपनी अपनी पसंद के खेलों के नाम लिखेंगे यहाँ पे, और उनके में कितने खिलाड़ी होते हैं ये भी लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको उदाहरण के लिए दिया, जैसे क्रिकेट में कितने 11 खिलाड़ी होते हैं, तो खिलाड़ियों की संख्या इधर लिखना है। फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ियों की संख्या यहाँ पे आपको लिखना है। हॉकी में कितने 11 खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ियों की संख्या यहाँ पे लिख देना है। ऐसे ही बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। तो ऐसे आपको खालिस्तान में पूरी संख्याएं भरनी है कि कितने खिलाड़ी होते हैं। अब आते हैं हम 17वें प्रश्न पे। 17वां प्रश्न क्या है? कुम्हार को मिट्टी से बर्तन बनाने के लिए कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होगी? उपयोग होने वाली चीज़ों पर आपको गोला लगाना है ना। कुम्हार कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग करता है, उन चीज़ों पर गोला लगाना है। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है, प्लास्टिक, पिन, पत्थर, मिट्टी, खुरपी, पानी, डंडा, है ना। तो कुम्हार जो जो चीज़ों का उपयोग करता है उस पर आपको गोले लगाना है। तो देखिए सबसे पहले मिट्टी का उपयोग करता है, तो मिट्टी पे गोली लगा दी। खुरपी का भी उपयोग होता है ना, मिट्टी को खुरचने के लिए कुम्हार खुरपी का उपयोग करता है। उसके बाद पानी का उपयोग करता है, मिट्टी को गीला करने, है ना।
इसी प्रकार से फिर उसका कुम्हार का चाक जो चक्का रहता है जिस पे कुम्हार घुमाता है और बर्तनों को आकार देता है, तो वो भी अ, उसका भी उपयोग कुम्हार करता है। इसके बाद देखिए डंडे का उपयोग करता है किसको, चाक को घुमाने के लिए, है ना। तो इस प्रकार से कुम्हार को अपने काम में उपयोग होने वाली ये कुछ वस्तुएं थी, उनका नाम आपको यहाँ नीचे उत्तर में लिख देना है ना। यहाँ पे क्या पूछा है कि आपके घर में प्रयुक्त होने वाले मिट्टी के बर्तन के नाम लिखिए। तो आपके घर में कौन कौन से मिट्टी के बर्तन है सोचकर और यहाँ पे नाम लिख देना। जैसे मटका होता है, सुराही होती है ना, गुल्लक है ना, जिसमें आप पैसे रखते होंगे, ढाकनी होती है ना, दीपक होते हैं मिट्टी के, कुल्हड़, कटोरा। इस प्रकार से आपके घर में जो जो मिट्टी के बर्तन उपयोग होते हैं उनका नाम आप यहाँ पे लिखेंगे, है ना बच्चों। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम आगे प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। 18 में पूछा गया है, क्या सभी वाहन समान रफ्तार से चलते हैं? यदि आपको देश से बाहर विदेश जाना हो तो कौन से वाहन से जल्दी पहुँचेंगे, है ना। सामान के यातायात के लिए उपयोग होने वाले वाहनों के नाम लिखिए। तो देखिए, क्या सभी वाहन रफ्तार से चलते हैं? तो नहीं, सभी वाहन समान रफ्तार से नहीं चलते, सभी वाहनों की रफ्तार अलग अलग होती है, ऐसा लिखना है आपको। उसके बाद पूछा, यदि आपको देश से बाहर विदेश जाना हो तो कौन से वाहन से जल्दी पहुँचोगे? तो हम हवाई जहाज़ से पहुँचेंगे, है ना, हवाई जहाज़ से जल्दी पहुँचेंगे। फिर पूछा है सामान के यातायात के लिए उपयोग होने वाले, तो जैसे सामान ले जाने के लिए हमें कौन कौन से यातायात के वाहन उपयोग होते हैं? जैसे ट्रक है, कार है ना, मोटर वाहन है, ट्रैक्टर है, ऑटो रिक्शा, रेलगाड़ी, है ना, टैक्सी, पानी का जहाज़। इनसे हम अपने सामान को इधर से उधर ले जा सकते हैं, तो इनके नाम हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद 19 प्रश्न है कि चित्र देखकर बताइए कि हम इन अंगों का प्रयोग किस लिए करते हैं। देखो, आँख का प्रयोग क्यों करते हैं हम? आँख का प्रयोग पूछा है वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। दूसरा चित्र है नाक का प्रयोग क्या करते हैं? सूंघने के लिए करते हैं। तीसरा है कान का चित्र, तो सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। चौथा है जीभ का, तो ये चखने के लिए या स्वाद के लिए इसका प्रयोग होता है। त्वचा का क्या महसूस करना, आपको चींटी काट रही है तो कैसे महसूस होगा? त्वचा में महसूस होगा ना। तो इस प्रकार से इनके उपयोग हैं। अब 20वां प्रश्न देखते हैं। दिए गए वंश वृक्ष, है ना, वंश वृक्ष में अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखिए। इसके साथ ही अपने परिवार के किस सदस्य से क्या सीखा है यह भी लिखिए। तो यहाँ दादा दादी दिया है, उसी प्रकार आपको यहाँ माता पिता, चाचा चाची ऐसा लिखना है। यहाँ इनके बच्चे होंगे माता पिता के, और ये चाचा चाची के बच्चे आएंगे, है ना। अब इनसे आपने क्या क्या सीखा है ये आपको यहाँ नीचे लिखना है। तो लिख दीजिए कि हमने अपने दादा दादी, चाचा चाची और मम्मी पापा जो हमसे बड़े हैं, इन सभी से हमने अच्छी अच्छी कहानियाँ और नैतिक शिक्षा इनसे हमने सीखी है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। सरिता के गांव के कुल सदस्यों द्वारा दिए गए चार्ट के अनुसार पानी का प्रयोग दर्शाया गया है ना। इस चार्ट में आपको क्या दर्शाया गया है? पानी का प्रयोग। तो इस स्मार्ट चार्ट के अनुसार नीचे दिए गए प्रश्नों के हमको उत्तर लिखना है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि सबसे अधिक पानी किस कार्य के लिए उपयोग होता है। तो देखिए, आप इस चार्ट में देखेंगे कि देखो, ये सबसे ज़्यादा पानी यहाँ पे आपको लग रहा है किसके लिए? नहाने के लिए लग रहा है, तो यहाँ आप नहाने के लिए लिख दीजिए। दूसरा प्रश्न है, सबसे कम पानी का उपयोग किस कार्य के लिए होता है। तो देखिए, सबसे कम ऊपर कौन सा गया है? ये गया है ना, पीने के लिए, तो आप यहाँ पे पीने के लिए लिख दीजिए। उसी प्रकार तीसरा है, प्रश्न है कि किन दो कार्यों के लिए बराबर पानी का उपयोग हुआ है। तो देखिए, ये दोनों जो लाइन है ये बराबर है, और इसमें क्या है? पौधे के लिए और जानवरों के लिए। तो यहाँ लिख दीजिए पौधों के लिए व जानवरों के लिए सबसे कम मात्रा में पानी का उपयोग हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आपके घर में सबसे अधिक पानी किस कार्य के लिए लगता है। तो आप सोचकर बताइएगा कि किस कार्य के लिए लगता है। तो मैंने यहाँ पे जैसे लिख दिया है, कपड़े धोने व नहाने के लिए हमारे घर में सबसे ज़्यादा पानी उपयोग होता है। तो ऐसे ही आप भी जो भी ज़्यादा उपयोग होता होगा वो लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे हमको ये मानचित्र को देखिए, है ना, ये जो नक्शा बना है ये आपके मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश जो आपका राज्य है मध्य प्रदेश, उसका नक्शा है। और इस नक्शे को ध्यान से देखकर आपको इसके नीचे दिए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको बताने हैं। तो सबसे पहला आपका प्रश्न है आपके यहाँ सामने कि आपके ज़िले का नाम क्या है। तो मैंने भोपाल लिख दिया है। अब आप लोग आपके अपने अपने ज़िले का नाम यहाँ पे लिखेंगे, है ना। मैंने सिर्फ आपको उदाहरण के लिए भोपाल लिख के दिखाया है। दूसरा प्रश्न है कि आपके ज़िले के उत्तर दिशा में, क्या प्रश्न है? आपके ज़िले के उत्तर दिशा में स्थित ज़िले का नाम क्या है। तो भोपाल के उत्तर में, देखिए भोपाल ज़िले के उत्तर में क्या है, ये देखो भोपाल ज़िला ये है, और उत्तर होता है ऊपर। तो उत्तर क्या है? विदिशा, अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, है ना, भिंड, मुरैना, ये क्या है? भोपाल ज़िले के उत्तर में है। तो मैंने देखिए यहाँ पे भोपाल ज़िले के उत्तर में विदिशा, अशोकनगर, ग्वालियर, रायसेन लिख दिया है। ऐसे ही आप अपने अपने ज़िले के उत्तर दिशा में देखेंगे कौन सा ज़िला है, और यहाँ पे आंसर में उसको लिखना है। दूसरा चीज़ है, नक्शे में कुल कितने ज़िले हैं। तो नक्शे में कुल 52 ज़िले हैं। तो मैंने 52 ज़िले लिखा है। आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश में कुल 52 ज़िले हैं, तो यहाँ 52 ज़िले आप लिख देंगे। इसी प्रकार 2 नंबर है, आपके ज़िले के पश्चिम दिशा में कौन सा ज़िला है। तो पश्चिम दिशा में भोपाल के पश्चिम में था शाजापुर और रतलाम। तो मैंने लिख दिया है, देखिए नक्शा में, ये भोपाल ज़िला है ना, ये भोपाल ज़िला है, और इसके
पश्चिम बोले तो इस साइड में शाजापुर और रतलाम, ऐसा मैंने यहाँ पे 2 ज़िले का नाम लिख दिया है। आपके आपने जो ज़िला लिखा है, आपका जो ज़िला है उसके पश्चिम में जो भी ज़िला आता होगा उसका नाम आप यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे है आपको नक्शे में सबसे छोटा ज़िला कौन सा दिख रहा है, तो सबसे छोटा ज़िला हमें दतिया दिख रहा है ना। आप भी देख के बताएंगे कि आपको कौन सा ज़िला सबसे छोटा दिख रहा है और वो आप यहाँ पे लिख देंगे, समझ गए। तो दतिया ज़िला जो है मैंने यहाँ लिखा है, देखिए ये है दतिया ज़िला और ये मुझे सबसे छोटा लगा और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला है तो मैंने उसका नाम यहाँ पे लिखा है। समझ गए बच्चों। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है ना। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर का, क्या मेजर ध्यानचंद के बारे में दिया है कि लिखा है यहाँ पे, मेजर ध्यानचंद भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व कप्तान थे एवं भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में उनकी गिनती होती है। वे 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं। उनकी जन्मतिथि को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। उन्होंने हॉकी का जादूगर भी उन्हें कहा जाता है और उनके नाम पर मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम कहाँ है, भोपाल में स्थित है। दिए गए पैराग्राफ को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, मेजर ध्यानचंद कौन थे। तो देखिए सामने ही आपके यहाँ पैराग्राफ में ही लिखा हुआ है कि कौन थे मेजर ध्यानचंद, भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी एवं कप्तान थे, ये लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे आपको उत्तर में लिख देना है कि भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व कप्तान एवं खिलाड़ी थे, है ना, ये आपको लिखना है। इसके बाद आपके सामने दूसरा प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ तथा इसे कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप इसमें आगे पढ़ेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा कि देखिए उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था और उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है और उनका जो जन्म है ये राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप यहाँ लिख देंगे उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था और राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में उनका जन्मदिन हम मनाते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है कि उनको अन्य कौन कौन से नामों से जानते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि क्या लिखा हुआ है कि उन मेजर ध्यानचंद को किस नाम से जानते हैं। तो ये देखो, उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हॉकी का जादूगर। तो आपको यहाँ पे उत्तर में लिख देना है उनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। 10 नंबर है, मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था, है ना, कि मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम भोपाल में स्थित है, ये उसका सही आंसर होगा, भोपाल। तो आपको यहाँ पे भोपाल लिख देना है। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न पे जाते हैं। 24वां प्रश्न है हमारे सामने कि हम न केवल अलग अलग चीज़ें खाते हैं बल्कि एक ही चीज़ को अन्य भोजन यानी भोजन तैयार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। विचार करें और लिखें कि चावल और गेहूं से क्या क्या खाने की चीज़ें तैयार की जाती है। तो देखिए यहाँ पे चावल दिया गया है, जैसे चावल से आपको एग्जांपल दिया गया, पुलाव तैयार किया जाता है। उसी प्रकार से आपको ये जो एरो दिया है इनमें लिखना है और क्या क्या चीज़ तैयार करते हैं। तो देखिए मैंने लिखा जैसे पापड़ तैयार करते हैं, खीर भी हम चावल से तैयार करते हैं, अनरस तैयार करते हैं ना, चकोरी और अन्य प्रकार के पकवान हम चावल से तैयार करते हैं। उसी प्रकार से आपको गेहूं से तैयार होने वाले पकवान लिखना है। गेहूं से जिस प्रकार से रोटी, है ना, आटा, बिस्कुट, है ना, दलिया, पूड़ी, चीला, इस प्रकार से गेहूं से क्या क्या चीज़ें तैयार होती है आपको यहाँ पे लिखना था। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, हमें फल और सब्जियाँ क्यों खाना चाहिए। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, फलों और सब्जियों से हमें विभिन्न प्रकार के विटामिन और खनिज प्राप्त होते हैं। इससे शरीर को रोगों से बचाने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है ना। साथ ही इनसे रोगों से हमारी रक्षा भी होती है ना। आप हरी हरी सब्जियाँ खाएंगे तो आपको बहुत से पौष्टिक चीज़ें होती है ना, पौष्टिक तत्व होते हैं सब्जियों में, फलों में। तो उनसे आपको बीमारियों से आपकी रक्षा होगी, आपका शरीर चुस्त दुरुस्त बना रहेगा, है ना बच्चों। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना है ना। जैसे पालक में आयरन होता है, ऐसे ही बहुत सारी सब्जियों में अलग अलग तत्व होते हैं, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के तत्व होते हैं जिनसे आपको बीमारियों से आपकी रक्षा होती है। तो यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए और भी लेकर आऊँगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।